जस्टिस फॉर संजू सैमसन नहीं, जस्टिस बाय संजू सैमसन, उस तरीके की ये पारी थी वेस्टइंडीज के खिलाफ। भारत के लिए जो संजू सैमसन की पारी आई है ना, वो एक कहानी में तब्दील हो गई है। क्योंकि पीछे मुड़ के जब इस वर्ल्ड कप कैंपेन के बारे में बात की जाएगी, संजू सैमसन की इस पारी को कहानियों में बयां किया जाएगा कि किस तरह से संजू सैमसन ने पूरे प्रेशर को अब्सॉर्ब किया था। डिफेंडिंग चैंपियन भारत को सेमीफाइनल में अगर जगह बनानी थी, विश्व कप में बने रहना था, तो किसी को स्पेशल पारी खेलनी थी। संजू सैमसन ने पारी खेली उस तरीके से। ये प्रेशर को जो अब्सॉर्ब किया है, प्रेशर को जो अपने कब्जे में किया है, ये कहानी है ना, ये जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की है। एक तरीके की बल्लेबाजी नहीं की संजू सैमसन ने। जरूर स्कोर बड़ा था, और इतना बड़ा स्कोर विश्व कप में भारत ने लगभग 200 के करीब कभी चेज नहीं किया, इस पारी की बदौलत किया है। और देखिए, संजू सैमसन जब खेलने आए ना, प्लेइंग 11 का जब हिस्सा बने, तो उनका रोल क्या था? अच्छी साझेदारी देना। लगभग 6-7 का औसत था जो ओपनिंग साझेदारी से मिल रहा था। अभिषेक शर्मा रेगुलर आउट हो रहे थे, टीम में बदलाव किया, जिम्बाब्वे के सामने आए, एक छोटी 24 रनों की पारी, लेकिन इंपैक्टफुल पारी जिसमें 48 रन की साझेदारी हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जो पारी खेली है, इसमें जिस तरह से अपने आप को उतार चढ़ाव के हिसाब से मैनेज किया, वो काबिले तारीफ था। देखिए, पावर प्ले में जब वो 20, 25, 28 पे खेल रहे थे ना, मैं नजर उनके ऊपर बनाए रख रहा था कि किस तरीके से, किस अंदाज में खेल रहे। जब आप लगभग 200 रन का पीछा करते हो ना, तो आपको एक प्योर चेज मास्टर क्लास दिखाना है। सालों साल हमने वो चेज मास्टर क्लास विराट कोहली से देखा था। ये उस तरीके की पारी थी। जरूर संजू सैमसन अलग प्लेयर है, थोड़े ज्यादा रिस्क लेते हैं, थोड़े ज्यादा बड़े शॉट लगाते, उसी वजह से उसको कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल होता है। पावर प्ले में जिस तरह से संजू सैमसन ने बैटिंग की, अभिषेक शर्मा को हमने दोबारा खो दिया, लेकिन बड़े शॉट लगाते गए, स्पिनर को टारगेट करते गए, स्लॉग स्वीप का इस्तेमाल करते गए, सामने भी बहुत अच्छे शॉट लगाए। कई बार तो जब गुदकेश मोती आए थे, वो दूर वाली लेन डाली थी, उसको फ्रंट फुट पे खेल गए। सो अपने कदमों का इस्तेमाल भी बहुत किया। तो फास्ट बॉलर के लिए पीछे जा रहे थे, स्पिनर को वेट करके खेल रहे थे, या तो पैर आगे निकाल रहे थे, या तो फिर रॉस्टन चेज जब यॉर्कर डाला तो पैर वहीं पे थे, बैलेंस के साथ बैटिंग की और उसको गाइड करके चौका बनाया था। लेकिन इस पारी में 97 रन की नाबाद पारी, जिसमें आपको चौके मिल रहे, छक्के मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी अपने टेम्पो को बदलना, जो संजू सैमसन इससे पहले कम किया करते थे। लेकिन इस पारी ने ना एक नजरिया बदल दिया होगा संजू सैमसन का। जिस तरह से 12 ओवर के बाद से लेके 19 ओवर तक संजू सैमसन ने एक भी शॉट हवा में नहीं मारा, एक भी शॉट। और ये वो बल्लेबाज था जो पूरी तरह से सेट हो गया था। ये वो बल्लेबाज था, जब चाहता था कोलकाता के इस मैदान पे ना बड़ा शॉट लगा सकता था, लेकिन एक भी शॉट ऊपर नहीं मारा। जानता था कि अगर हाई रिस्क क्रिकेट खेलूंगा, मैं आउट हुआ तो बाद में तकलीफ हो सकती है। उस लिहाज से पूरी तरह से अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। जब फास्ट बॉलर आए, सामने अलोंग द ग्राउंड चौका मारा, तो उसका पेस इस्तेमाल करके स्पिनर के लिए पूरी तरह से बैकफुट का भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन बैलेंस पे बने रह रहा था, सिंगल डबल खेल रहा था। तिलक वर्मा जब आए, रॉस्टन चेज की जब गेंदबाजी आई, राइटी बैट्समैन है ना, सेट बैट्समैन है ना, लेकिन एक भी शॉट हवा में नहीं मारा, सिंगल लिया, सामने चला गया। वो एक फेज था 2 ओवर का, वो 12 ओवर के बाद, जिसमें रन्स नहीं आए थे। लेकिन फिर तिलक की वो पारी, उसके बारे में भी बात की जाएगी। लेकिन संजू सैमसन ने लगातार कोशिश की साझेदारी निभाने की। पहले साझेदारी निभाई सूर्य कुमार यादव के साथ, बड़ी क्रूशियल साझेदारी, क्योंकि उसमें भी रोल ज्यादा संजू सैमसन का था। फिर तिलक वर्मा आए, तिलक वर्मा को भेजा गया, उनके साथ साझेदारी निभाई, उनको चौके मिल रहे थे, बड़े शॉट आ रहे थे, यहाँ तक कि तिलक ने छक्का भी लगाया और स्पिनर के सामने ड्रिंक्स से पहले आखिरी गेंद पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉट था, वहां पे भी अपने आप को संभाल के खेल रहे थे। और फिर उसके बाद हार्दिक के साथ भी वो साझेदारी, और फिर 20 रनों की जो साझेदारी आई, उसमें भी शिवम दुबे के साथ मेक श्योर किया कि जब ऊपर शॉट खेलना है तो 20वीं ओवर में ही वो ऊपर शॉट खेले। उस तरीके की ये पारी थी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जस्टिस बाय संजू सैमसन, अपने जो काबिलियत है उसको जस्टिस किया है संजू सैमसन ने इस पारी को। और वो जो सेलिब्रेशन था ना, आखिर में नीचे बैठ गए जीतने के बाद, ऊपर देखा, रब का शुक्र अदा किया। जिस तरह से ग्रेटफुल थे अपनी स्पीच में मैन ऑफ द मैच के, वो बात कर रहे थे खेलने की, वर्ल्ड कप खेलने की बात कर रहे थे। सो ही वाज वेरी ग्रेटफुल। कोई कॉकीनेस नहीं, कोई बड़ी बातें नहीं, सिंपल ग्रेटफुलनेस। ये देख के बड़ा मजा आया। जरूर हमने उसकी पारी की बात की, 20 ओवर कीपिंग करना, उसके बाद 20 ओवर तक बैटिंग करना, ये फिटनेस का भी प्रमाण था। सो वेरी वेल डन संजू सैमसन। जिस तरह से सी ऑफ किया,
ये पारी उसी तरह से लग रही है ना कि हमेशा जो बड़े बड़े खिलाड़ी करते थे ऊपर बैटिंग करके, खास करके विराट कोहली, तो उस तरीके की पारी। लेकिन इसमें तो उतार चढ़ाव भी थे। सो वेल डन संजू। जाते जाते संजू सैमसन की जो बात करनी थी उसमें एक ये भी है ना कि भाई जो खिलाड़ी ओपन करता है, फिर बीच में आता है, फिर अपनी जगह गंवाता है, फिर वर्ल्ड कप में शुरू में एक मैच खेल के फिर अपनी जगह गंवाता है, बहुत सारी प्लेयर्स को ना इनसिक्योरिटीज आ जाती है। ये बहुत नेचुरल है, सबके साथ होता है, उनके साथ भी हुआ होगा। लेकिन जिस तरह से ये पारी खेली है ना भाई, वो सालों साल सभी भारतीय फैंस के जहन में और मेमोरी में बस जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ उनकी टेक्निक की बात नहीं थी, ये सिर्फ उनके पास जो बड़े शॉट्स है उसकी बात नहीं थी, अपने आप को कंट्रोल करना। हालांकि ऑफ स्पिनर भी आए सामने, सारी चीजें जरूर है, लेकिन इनकी जो जहनियत है, जो जितनी मजबूती है उसमें, वो दिखाती है ये पारी। तिलक वर्मा की जो 27 रन की पारी भी बड़ी क्रूशियल थी, क्योंकि जब वो आए तुरंत ही अगली ओवर में रोस्टन चेज आगे थे गेंदबाजी करने। वो थोड़ा ऐसा लगा कि अपना टाइम ले रहे, लेकिन समार जोसेफ की जो ओवर थी, पहली ओवर में 3 रन आए थे, उसके बाद 17 ओवर ले लिए, उसने पूरा मोमेंटम दोबारा प्राप्त कर लिया था। तो पेस पसंद है तिलक को। लेकिन तिलक के लिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हम जितने भी एक्सपर्ट्स है या फैंस है, हमेशा उनकी जो बैटिंग के अब नंबर्स होंगे ना, क्योंकि बदल जाएंगे, अब ज्यादा लंबी पारी करने को मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप नंबर 3 पे बैटिंग करते हो आप ज्यादा गेंदें खेलते हो, लेकिन जब आप नीचे बैटिंग करते हो ना, जो आपका रोल डिफरेंट हो गया है, जब आपका रोल बदलता है, तो हमें भी ना उनके जो नंबर्स होंगे वो कॉन्टेक्स्ट में देखने पड़ेंगे। क्योंकि हो सकता है कि इनका औसत नीचे आ जाए, अनलेस वो नाबाद आते, वो अलग बात है। लेकिन अगर बीच में ऐसा खेलेंगे, हाई रिस्क क्रिकेट खेलने जाएंगे, जरूरत पड़ने में बड़े शॉट लगाने जाएंगे, जिस तरह से 27 के बाद मिड ऑफ पे आउट हुए, वो गैप्स को चौका ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या होगा, नंबर्स नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी रहेगी कि पब्लिक में आके ये बात करे। मेरे साथ हुआ है, मैं जब नई गेंद से गेंदबाजी करता था ना, मुझे याद है पहले 2.5 साल में मैंने 200 विकेट निकाली थी। पूरे दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, किसी ने भी 200 विकेट नहीं निकाली थी इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2007 से ना मेरा रोल बदल गया। मुझे फर्स्ट चेंज गेंदबाजी करवाई। मुझे फर्स्ट चेंज जब गेंदबाजी करवाई तो क्या हुआ, जो नंबर्स होते हैं ना, विकेट टेकिंग नंबर्स, वो बदल जाते, क्योंकि मेरा रोल बदल गया था। मेरा रोल डिफेंसिव हो गया था। वहां पे किसी टीम मैनेजमेंट से आके किसी को ये बोलने की जरूरत थी पब्लिक में कि भाई आप इसका नंबर है ना कॉन्टेक्स्ट में देखो, क्योंकि नंबर्स तो वैसे नहीं है ना जो पहले होते थे, क्योंकि रोल भी वैसा नहीं है। सिमिलरली तिलक के लिए मेरी जिम्मेदारी बताना, क्योंकि मैं चीज से गुजर चुका हूं। सो मैं भी उम्मीद है कि यही करूंगा कि अगर तिलक वर्मा के आने वाले वक्त में जब नंबर्स बदलेंगे, औसत शायद अगर कम होगा, अगर यही रूल है नीचे ही बैटिंग करना है 5-6 नंबर पे, तो फिर उसका औसत भी कम होगा। और हमें उस कॉन्टेस्ट के लिहाज से देखना पड़ेगा कि क्या ये इम्पैक्ट डाल पा रहा है। और ये जो पारी थी संजू सैमसन के साथ, राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भी आ गया, और साथ ही में अगर 2 राइटी आ जाते ना उस टाइम, हार्दिक आ जाते, तो शायद गेम चलाना वेस्टइंडीज के कप्तान शेयब को आसान हो जाता। तो वो भी नहीं होने दिया, और साथ ही में अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ वो 27 रन की पारी भी अच्छी आई। खैर शिवम दुबे ने भी बाद में जब बैटिंग करी तो वो जो चौके भी आए, तो उससे भी चीजें बड़ी आसान हो गई थी। ओवरऑल ग्रेट विन। लेकिन अगर हम बुमराह की बात ना करें गेंदबाजी में तो कैसे चलेगा। एक और बार बुमराह को जिस तरह से, और टैक्टिकली भी सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे थे, भारतीय टीम बहुत अच्छी थी जिस तरह से गेम्स को चलाया है। क्योंकि बुमराह को चलाना ना आसान काम नहीं है। आइडियली आप चाहते हो कि पहली ओवर मिल जाए, दूसरी ओवर मिल जाए बुमराह को, लेकिन आपके लिए यहाँ पे मैचअप बड़े सारे थे, क्योंकि पावरफुल खिलाड़ी है ना। शिमरन हेटमायर इस मैच से पहले 17 छक्के लगा चुके थे, नंबर 3 पे आ रहे थे, और उनके सामने वो मैचअप होना जरूरी, क्योंकि इससे पहले बुमराह ने आउट किया है 5 बार, तो आप उनके लिए इंतजार कर रहे थे, उस हिसाब से गेंदबाजी भी चला रहे थे। लेकिन हार्दिक को जिस तरह से ना वो पहले खत्म करने की कोशिश की, हालांकि रन गए उनकी गेंदबाजी में, लेकिन उनको जो चलाया 15 ओवर से पहले तक उनकी सारी ओवर खत्म कर देनी, ये बड़ा जरूरी है भारतीय टीम के लिए, जिसके बारे में बात की थी। तो वो हुआ और बहुत अच्छे से चलाया। और उसके साथ साथ अक्षर पटेल को लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आने से पहले उनकी जो पावर प्ले में जो 2 ओवर डलवाई, वो भी टैक्टिकली बहुत बढ़िया था। क्योंकि इवेंचुअली अगर देखें अक्षर पटेल, उनकी जो इकोनॉमी है वो बुमराह से भी 1 रन कम है, मतलब बेहतर इकोनॉमी, सबसे बेहतर इकोनॉमी थी। अगर सामने वाली टीम 200 बना रही है और उसमें आप इस तरीके से 4 ओवर में 35 रन देते हो, हालांकि विकेट नहीं मिली आपने, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बुमराह वो जब पावर प्ले में 1 ओवर डालते हैं, उसके बाद शिमरन हेटमायर के सामने उनको लाया जाता है, और वो बिल्कुल निराश नहीं करते। जरूर थोड़ा सा जो डिसीजन था उसके ऊपर बहुत चर्चा होगी, लेकिन तकलीफ में डाला दोबारा शिमरन हेटमायर को, और वो डालता है वैसा गेंदबाज। और आखिर में जरूर वो 13-14 रन चले गए, लेकिन वो कवर कर दिया अर्शदीप ने। वो जो 19वीं ओवर थी जिसमें सिर्फ 6 रन आए थे, वो सॉलिड गेंदबाजी थी, वो दूर डाल रहे थे, कोशिश कर रहे थे,
बतौर लेफ्ट आर्म एंगल का इस्तेमाल करके रिडेम्पशन भी आया ना अर्शदीप की, वो जो बीच वाली ओवर थी जिसमें 24 रन चले गए थे, जिससे मोमेंटम